सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ज़रूरी ज़मीनों पर कमर्शियल काम की तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि जिसने भी गैर कानूनी तामीरात की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने एतराफ़ किया नैब पहले उनके केस देख ले। हलीम आदिल शेख अब नैब के रेडार पर भी आ गए हैं। वफाकी हुकूमत अपनी नाहली से तवज्जो हटा रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो ये नैब की तरफ से कोई नोटिस और कोई कार्रवाई हुई है हलीम आदिल शेख साहब की तरफ, और उस पर आकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। आप सबके इल्म में है कि जो भी इर्रेगुलरिटीज़ वहाँ पे हुई हैं उन पर सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया हुआ है, इंक्वायरीज भी हो रही हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे इर्रेगुलरिटीज़ की हुई हैं, इसलिए ना सिर्फ जो सिंध गवर्नमेंट के इदारे हैं बशमूल एंटी करप्शन, बल्कि अब नैब के रेडार पर भी ये आ गए हैं। तो पहले चले इनके इस एतराफ़ी बयान पर। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अजमल वज़ीर साहब को मुशारत जो थे मशीर थे वहाँ से हटा दिया गया KP की गवर्नमेंट ने, तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब इनको भी जो ये सदर है PTI के उससे हटा दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि नैब से उम्मीद नहीं कि वो PTI लीडर के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि PTI अमन कमेटी से राब्ते में रही, PTI अमन कमेटी को पार्टी में शामिल करना चाहती थी। हफीज शेख के ऊपर उंगलियां उठी, उसमें जहांगीर तरीन की तरफ है, खुसरो बख्तियार की तरफ है, लेकिन किसी एक शख्स को भी अभी तक नैब ने तलब नहीं किया और किसी से वो नहीं पूछ रहे। मुझे तो ये नहीं लगता कि नैब PTI के किसी शख्स किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन देखते हैं शायद अपनी जो साख है उसको थोड़ा सा बहाल करने के लिए नैब कुछ कर ले, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर इससे कोई उम्मीद और तवक्को नहीं है। PTI का अमन कमेटी के साथ राब्ता था। अली जैदी ने जो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में झूठ बोला, जब उसी GIT के अंदर ये लिखा है उज़ैर बलोच ने कि जी PTI अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी, तो अली जैदी साहब कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, ये तो मैंने GIT में पढ़ा है। इससे बड़ा सफ़ेद झूठ कोई नहीं हो सकता। मैं दोबारा दोहरा लूँ अपनी बातों को। ये जो अवाम के जेन्युइन इशूज़ हैं, जो मईशत का जनाजा उन्होंने निकाल दिया है, उन तमाम अवामी इशूज़ से तवज्जो हटाने के लिए इस नालायक और नाइल हुकूमत ने ये अजीब एक ड्रामा शुरू कर दिया है कि नॉन इशूज़ को ये खड़ा करते हैं, उस पर शोर मचाते हैं और शोर मचाते मीडिया की तवज्जो डाइवर्ट कर देते हैं उन चीज़ों। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वजारत खारजा के ग्रेड 17 से 19 के अफसरान का पोस्टिंग प्लान 4 माह से इल्तवा का शिकार है। वजारत खारजा के 35 अफसरान तजब्जुब का शिकार हैं। अप्रैल 2020 से बैरून मुमालिक तबादलों के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़िशान अली भट्टी से। जी ज़िशान, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अप्रैल में जो वजारत खारजा के ग्रेड 17 से 19 तक के 35 अफसरान हैं जिनके बैरून मुमालिक तबादलों का हुक्म दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ ममालिक में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और सफीर हैं उनकी तैनातियां अमल में लाई जाएंगी। उनके बाद उनके भी तबादले वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक में किए जाएंगे, लेकिन अभी तक 4 माह का वक्त गुजर जाने के बाद भी 35 अफसरान जो हैं इनको बैरून ममालिक भेजने का हतमी नोटिफिकेशन जो है वो फैसला नहीं किया गया। जबकि गुज़िश्ता माह 23 जून को मुख्तलिफ ममालिक में सुपरा और हाई कमिश्नर्स की बैरून ममालिक नामजदगियों को कर दी गई थी और उनका ऐलान कर दिया गया था, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि अब चूंकि हाई कमिश्नर और सुपरा का ऐलान कर दिया गया, उसके बाद ही अब ये जो ग्रेड 17 से ग्रेड 19 के 35 अफसरान हैं इनकी मुख्तलिफ ममालिक में तकर्रियों का प्लान जो है उसका ऐलान किया जाएगा, लेकिन ताहाल अभी तक वो कोई हतमी फैसला जो है वो सामने नहीं आया। जी, कोई हतमी फैसला अभी तक सामने नहीं आया। हमारे साथ ही रहेगा ज़िशान, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। वजारत खारजा के ग्रेड 17 से 19 के अफसरान का पोस्टिंग प्लान 4 माह से इल्तवा का शिकार है। वजारत खारजा के 35 अफसरान तजब्जुब का शिकार हैं। अप्रैल 2020 से बैरून ममालिक तबादलों के मुंतज़िर हैं। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यही आपसे जानना चाहेंगे कि ऐलान के बावजूद अफसरान के पोस्टिंग प्लान में ताख़ीर आखिर क्यों की जा रही है?
जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी तवज्जुह से ये बात क्लियरली बताना चाहती हूँ कि दफ्तर खारजा के अफसरान और हमारे स्टाफ मेंबर्स हम एक फैमिली हैं और दफ्तर खारजा की कामयाबियाँ उसकी टीम वर्क से होती हैं। तो हमारे अफसरान के जो भी प्रोफेशनल और पर्सनल मामलात होते हैं उनको बहुत ही केयरफुली किया जाता है और उनके ऊपर जो फैसले किए जाते हैं वो दफ्तर खारजा की परफॉर्मेंस के लिए और हमारे अफसरान की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और हमारे जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन पॉलिसी के उनकी कामयाबी के लिए किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। हर साल तकरीबन अप्रैल मई में हमारा एक बड़ा डिप्लॉयमेंट का पोस्टिंग का प्लान तैयार होता है और कोशिश ये होती है कि स्कूल ईयर के मुताबिक गर्मियों की छुट्टियों में अगस्त सितंबर तक ये तमाम पोस्टिंग ट्रांसफर्स जो बाहर से आने हैं हेडक्वार्टर्स वो भी और जो हेडक्वार्टर से बाहर जाने हैं मुख्तलिफ सफारत खानों में वो भी अगस्त सितंबर तक कंप्लीट हो जाएं। इस साल थोड़ा सा डिले इसलिए आया है जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से ट्रैवल बैन लग गए थे। तो बहुत सारे जो अफसरान मुख्तलिफ सफारत खानों में हैं वो उनका वापसी जो है वो बहुत डिले हो गई जिसकी वजह से प्लान में ताखीर होने लगी इन मसाइल की वजह से जो हमारे दफ्तर खारजा के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन अब मैं आपकी तवज्जुह से आपके चैनल की तवज्जुह से ये बिल्कुल बात भी बताना चाहूँगी कि बहुत एडवांस्ड स्टेज में है ये पोस्टिंग प्लान और इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्ते में ही ये इस पे फैसला हो जाएगा और जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह अगस्त में। 1-2 हफ्ते में इस पर फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हमारे नुमाइंदे ज़िशान भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। आगे दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सेक्रेटरी जनरल विफाकुल मदारिस कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी ने मुलाकात की है। कारी हनीफ जालंधरी ने शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बता चलें कि मुलाकात में रासिख इलाही भी शरीक थे। इस मौके पर परवेज इलाही का कहना था कि आप जैसे उलमा कराम की इस्लाम के लिए गिरां कदर खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। उलमा कराम के होते हुए इस्लाम दुश्मन अनासर अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। कारी हनीफ जालंधरी ने पंजाब असम्बली में दीनी कुतब के हवाले से बिल मंजूर कराने पर चौधरी परवेज इलाही को खिराज तहसीन पेश किया। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब जमात इस्लामी के सरबराह अमीर सैयद मुनव्वर हसन मरहूम की ताज़ियत के लिए कराची में इदारा नूर हक गए। उन्होंने मरहूम मुनव्वर हसन के फर्जंद तलहा मुनव्वर, हाफिज नईम और दीगर से इजहार ताज़ियत किया। फजलुर रहमान साहब के साथ वफ़द में मौलाना राशिद महमूद सोमरो, मौलाना अब्दुल करीम आबिद जनाब और दीगर शरीक थे। तो आप मनाजिर भी देख सकते हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन मरहूम की ताज़ियत के लिए कराची में इदारा नूर हक गए। उन्होंने मरहूम मुनव्वर हसन के फर्जंद तलहा मुनव्वर, हाफिज नईम और दीगर से इजहार ताज़ियत किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि कश्मीरियों ने साबित किया कि इस्लाम की इज़्ज़त और हुर्मत उन्हें अपनी जान से भी प्यारी है। बाइज़ान कुर्बान करके अजान मुकम्मल करना वाज़े पैगाम है कि उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। भारत गलत फहमी में ना रहे। मकबूजा जम्मू कश्मीर मुस्लिम अक्सरियत खित्ता है। कश्मीरी आलमी बरादरी से सवाल पूछते हैं कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। तो आपको बता रहे हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि कश्मीरियों ने साबित किया कि इस्लाम की इज़्ज़त और हुर्मत उन्हें अपनी जान से भी प्यारी है। 22 जानें कुर्बान करके अजान मुकम्मल करना वाज़े पैगाम है कि उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। कराची में शहरी इलाकों के साथ सनती इलाकों में भी बिजली लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग से सनती पैदावार भी मुतासिर हो रही है।
सनती इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे हबीब खान की रिपोर्ट में। हुकूमतों के नोटिस ना ही सियासी जमातों के एहतजाज कुछ काम आए। कराची वालों के लिए बिजली बहरान की आजमाइशें मजीद बढ़ गईं। रिहायशी इलाकों में एलानी और गैर एलानी बिजली बंदिश के बाद सनती इलाकों में भी तवील बंदिश शुरू हो गई। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के सनतकारों का कहना है कि बिजली और गैस की बंदिश से पैदावारी अमल मुतासर हो रहा है। सूरत हाल यही रही तो सनतें बंद कर देंगे। एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो बचे कुछ ऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान में ऑन टाइम अगर नहीं होते प्रोडक्शन तो वो डाइवर्ट होते हैं दुनिया में दूसरी जगह, क्योंकि ऑर्डर्स थोड़े से हैं और मतलब मैन्युफैक्चरर दुनिया में भरे और इन हालात में हर कोई चाहता है कि इसी पोर्शन में से ऑर्डर पकड़े और एक्सपोर्ट करे। हमारी प्रोडक्शन पहले ही ख़त्म थी, टूटी हुई थी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वक्त जो बिजनेस है वो 40% रह गया है। उस 40% में भी 20% ये लोग ले जा रहे हैं, तो हम तो समझ लें कि तबाह हो रहे हैं। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सबको परेशान कर दिया। शदीद गर्मी में मुख्तलिफ इलाके बिजली की तवील बंदिश का शिकार हैं। शहर कायद में तलब 35,000 मेगावाट तक पहुँच गई। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे कराची, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। कंट्रोल है, लेकिन अभी हम ये शुरू करने से पहले एक आध दोस्त ने सवाल भी किया था। मैं अभी तक नहीं समझता कि फुली कंट्रोल में है और ये अब हमारे हाथ में, शुरू से हमारे हाथ में था। ये वबा ऐसी है कि अनलेस खुद जाके आदमी कोई ना लेके आए, ये कोई दौड़ के भाग के आपके पीछे नहीं आती। इस वक्त भी हमारे हाथ में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमने जब ये शुरू किया था हमने कहा था कि जी वबा फैलेगी, इसको हम रोक नहीं सकते कम्प्लीटली, इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। और स्लो डाउन करने का मकसद ये था कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इतना बढ़ा दें कि हमारी हेल्थ एग्जॉस्ट ना हो जाए। हमने उस दिन से काम शुरू किया। बीच में प्रॉब्लम्स आए थे, कुछ दिन ऐसे थे जब हमारे पास अस्पताल में वाकई बहुत मेजर इश्यूज आ गए थे, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन उसको जो हमने ग्राउंड वर्क ले किया था उसने रिजल्ट्स पे करना शुरू किए। और अब हमने, जैसे आपको पता है, रिसेंटली हमने कराची का इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल का एक फ्लोर भी, 2 फ्लोर बल्कि तैयार कर लिए हैं। 2 और फ्लोर एंड ऑफ द मंथ हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास 48 ICU और तकरीबन 122 HTU यूनिट्स होंगे। 16 इमरजेंसी यूनिट्स भी हैं, उसमें इमरजेंसी बेड्स भी हैं। फिर उसका ब्लॉक B और C, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह इसी माली साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। दिसंबर तक हमारा प्रोग्राम है कि उनको भी कंप्लीट कर दें। हमने सिविल अस्पताल में बहुत ज़्यादा बढ़ाई फैसिलिटीज़, हमने सर्विसेज अस्पताल को कन्वर्ट किया कोविड में, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल में हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ाई। तो अब इन सब कामों के बाद, इन सब चीज़ों के बाद हम थोड़े से कंफर्टेबल हैं अपनी प्रिपेयर्डनेस में। एक चीज़ जिसमें मैं खुद थोड़ा सा जिक्र भी मैंने किया था, टेस्टिंग। इस वबा का कंट्रोल, जब तक इसकी कोई वैक्सीन है, जब तक इसकी कोई दवा है, अभी तक डॉक्टर्स को भी नहीं पता। वो दवाएं डिफरेंट, कभी कोई इलाज होता है, कभी कोई इलाज होता है। वो शुरू में क्या हाइड्रोक्लोरोक्विन थी या क्या थी, उसका कह रहे थे इस्तेमाल करें, वो कहते हैं उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो डॉक्टर्स को भी अभी पता नहीं है इस चीज़ का पूरा इलाज। जब तक वो इलाज आए, हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है लोगों को। अगर कोई आइडेंटिफाई होता है उससे फिर ट्रेस करके बाकी लोगों को ढूंढना है। और फाइनली हमने उनको टेस्ट करके और एक तरफ करना है, यहाँ वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको देखना है। उसमें जो हम चाह रहे थे पहले दिन से, और वो उस हद तक कामयाबी मैं कहूँगा पूरे मुल्क को नहीं हुई है। और ये फेडरल गवर्नमेंट भी बात कर रही थी, कहते थे कि 50,000 का हम कैपेसिटी कर लेंगे इतने दिनों में। 2 महीने पुरानी बात है जब भी हम कह रहे थे कि 50,000 की कैपेसिटी हो जाएगी 20। अब हमारी 24-25,000 टेस्ट रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब से ये टेस्टिंग शुरू हुई है, सिंध बाकी सारे सूबों से कम से कम डबल है टेस्टिंग में। जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इस वक्त तक और 11 जुलाई तक जो मेरे पास डेटा है, हम तकरीबन 11,790 टेस्ट पर मिलियन कर रहे हैं। पंजाब उसके मुकाबले में 5,359 टेस्ट कर रही है।
खैबर पख्तूनख्वा 4,898 और बलूचिस्तान 4,316। तो हमसे हमारे बाद पंजाब है दूसरे नंबर पे, लेकिन वो भी हमसे आधे से भी कम है। ये तो जब से टेस्टिंग शुरू हुई है तब से बात है। मैं ज़्यादा परेशान और थोड़ा सा वरीड इसलिए होता हूँ कि मैंने ये पिछले 10 दिन या पिछले 15 दिन पे आ जाता हूँ, 10 दिन टू शॉर्ट्स, इसलिए 10 दिन तो और ख़राब पोजिशन है। पिछले 10 दिन में हमने 3,244 टेस्ट पर मिलियन किए हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट तो हमने किए 1,55,346 पिछले 15 दिन में। पंजाब ने किए 1,28,369 और पंजाब की पॉपुलेशन हमारी डबल से भी ज़्यादा है। वो टेस्ट पर मिलियन देखेंगे तो हमसे 1/3 होकर रह गई। उनके 1,167 है और हमारे 3,244। इधर थोड़ी सी मुझे तशवीश होती है। मैं खुद अपनी टेस्टिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट कोशिश कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट और उस पर तेज़ी लाने की कोशिश कर रही है। हमारे कुछ जो फील्ड स्टाफ थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए, उसकी वजह से हमें टेस्टिंग टीम्स को चेंज करना पड़ा। कुछ जैसे नए लोग आते हैं उसमें ट्रेनिंग है। ये सारी चीज़ें, खैर ये कोई बहाना नहीं है, हमें इस सब चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन तशवीश ये है, और खैबर पख्तूनख्वा 1,076 टेस्ट पर मिलियन पिछले 15 दिन में, हम 3,244 और बलूचिस्तान सिर्फ 586। इधर प्रॉब्लम मुझे क्रिएट नज़र आ रहा है कि हम वक्ती अर्ली इस पे विक्ट्री डिक्लेयर करके अपने आप को ख़राब करें। ये सब बातें आप दोस्तों से करने का मकसद ये था बिकॉज आप मीडिया वाले हैं। इस चीज़ को हाईलाइट करें कि देखें, आप लोगों को टेस्ट कराने के लिए राकिब करें कि जी टेस्ट ही ज़रूर होना चाहिए। जो अजीब सूरत हाल, मैं एक और भी आपको बताऊंगा, ये नंबर्स मेरे नहीं है, ये नंबर्स देती है NCOC जो रोज़ाना एक शीट देती है हमें। ज़्यादा परेशान कन बात ये है कि ये 11 जुलाई वाला डेट है, कल डेटा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब PSP रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां वज़ीर आला सिंध सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने अपनी फैसिलिटीज़ बहुत हद तक बढ़ा दी हैं। वो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 11,268 कोविड बेड्स मौजूद हैं। पंजाब में 10,237, खैबर पख्तूनख्वा में 5,440 और बलूचिस्तान में 1,103। हर चीज़ वो होती है बेड्स पर मिलियन। ये कहते हैं कि यार इतना बड़ा सूबा है, हमारे पास 235 बेड्स पर मिलियन है कोविड के। पंजाब में 90 हमने डेवलप किए हैं, मैं शुरू से ज़्यादा डिटेल नहीं देता। 93 हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स पर मिलियन 11 हैं, पंजाब में 7 हैं। तो हमने अपनी तैयारी पूरी कोशिश की, लेकिन अभी तक हम कन्विंस नहीं है कि इस वबा पे हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ मैं ये चाह रहा था कि आप दोस्तों के सामने रखूं, आपसे रिक्वेस्ट करूं कि हमारी आवाज़ बने, लोगों तक ये कहें कि जी ये टेस्ट कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम और अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। हमारे ऊपर प्रेशर आएगा तो हम बढ़ाएंगे। अब ये है कि हमारी अपनी इस वक्त की कैपेसिटी पूरी नहीं यूटिलाइज होती तो हुकूमत पे कोई प्रेशर नहीं आता। और इस पर सबका भला है। क्या है कि खुदा न खास्ता किसी को अगर ये वबा है, उसको तो शायद फील भी ना हो रहा हो, लेकिन वो दूसरों को अगर ये ट्रांसफ़र करेगा तो किसी और की मौत का सबब बन सकती है या तकलीफ़ का सबब बन सकती है कम अज़ कम, अल्लाह ना करे किसी की मौत हो। तो ये चीज़ मैं पहले कह रहा था कि आपको बताऊं। दूसरा जो मेरा एक और बड़ा संगीन मसला हमारे मुल्क में आया हुआ है, ये पिछले साल से आया हुआ है, वो है लोकस्ट का। लोकस्ट में भी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग चेयर की थी। NLCC कह रहे हैं क्या उसका नाम, नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के नाम से कोई इदारा बनाया है और हमें उसमें बुलाया। उससे पहले 7 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद मीटिंग की थी। ये तो उस इदारे में गए थे, मीटिंग की थी, चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे, लेकिन उनसे कोई राय नहीं ली गई। हम सिर्फ वो स्पेक्टेटर्स थे, हमने वो देख लिया था, हम वीडियो लिंक पे थे। लोकस्ट का मसला भी पिछले साल
मई जून 2019 मई में शुरू हुआ था। वहाँ पे भी सिंध हुकूमत ने अपना रोल प्ले किया। मैं ख़ुद उस वक्त कई जगहों के दौरे किए थे। मैं नारा गया था, मैं थर गया था, मैं टंडोला यार, शहीद बेनज़ीराबाद, इन ज़िलों में लोकस्ट के जहाँ इशूज़ थे खुद टूर किया था हमने, कुछ मोबिलाइज़ किया। फिर उस वक्त हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। फिर नवंबर दिसंबर में दोबारा ये मामला क्रिएट हुआ। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ साथ दिया है, कुछ प्लेन्स वगैरह थे। अनफॉर्चुनेटली एक प्लेन क्रैश भी हो गया था उसमें, और उधर भी प्रॉब्लम थे। उन प्लेन तो दे दिए थे, उनके तेल और दवाई के पैसे नहीं थे, वो भी हमने कुछ अरेंज करके उन्हें दिए थे, ग्रांट दी थी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे को, और वो चले। फिर इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने उसको सीरियस लिया, इसलिए कि पता चला कि जी पिछले साल तो बहुत कम आई थी, इस दफ़े ज़्यादा लोकस्ट का ख़तरा है। उस लोकस्ट के ख़तरे के लिए उन्होंने फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। सूबों को कहा लोकस्ट या लोकस्ट कंट्रोल, अगर आप आइन देखेंगे और रूल्स ऑफ बिजनेस देखेंगे तो ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए कि अगेन लोकस्ट भी एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। अभी भी जो हमारे पास लोकस्ट इस वक्त आई है, अभी जो आई है पिछले दिनों, वो अक्रॉस द बॉर्डर आई है ईरान से। उससे पहले जो लोकस्ट थी वो बलूचिस्तान का लास्ट ईयर का रेजिड्यूल था। सिंध में, ये मीटिंग्स में बोला गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मीटिंग में बोला गया है, सिंध में लास्ट ईयर अच्छा काम होने की वजह से सिर्फ घोटकी में और कश्मीर में और थोड़ा सा टंडोलायार में लास्ट ईयर का रेजिड्यूल था, जो हमने इमीडिएटली जैसे ये शुरू हुआ था मामला फरवरी मार्च में, हमने उसको भी कंट्रोल कर लिया। हमारे पास जो लोग, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती वबा पर काबू पाना मुश्किल है, मगर सिंध में भरपूर तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तानी नैयाद कैप्टन अदील राना न्यूयॉर्क पुलिस में प्रेसिडेंट कमांडर तैनात कर दिए गए हैं। अदील राना न्यूयॉर्क पुलिस में प्रेसिडेंट कमांडर तैनात होने वाले पहले पाकिस्तानी नैयाद हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी ने अपने मेंबर अदील राना को मुबारकबाद पेश की है। अमेरिकी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 जुलाई को मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में दाखिल किया गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को डिस्चार्ज करने से कबल तमाम ज़रूरी टेस्ट भी किए गए। तो आपको बता रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तबीयत बेहतर होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 जुलाई को मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में दाखिल किया गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को डिस्चार्ज करने से कबल तमाम ज़रूरी टेस्ट भी किए गए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वतन अजीज़ पर जानों का नजराना पेश करने वालों की कुर्बानियों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। वतन पर जानों का नजराना पेश करने वालों को कौम का सलाम। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। घोटकी से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही वजीर अहमद की आज 4थी बरसी मनाई गई। शहीद वजीर अहमद ने 2016 में जामे शहादत नोश किया। गोदा से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के नायब सूबेदार शहीद इफ्तिखार अहमद की आज 5वीं बरसी मनाई गई। इफ्तिखार अहमद वजीरिस्तान में वतन दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। मुझे बहुत फख्र है अपने शहीद नायब सूबेदार इफ्तिखार साहब पे। उन्होंने बहुत बहादुरी से काम किया और मेरे बच्चे PS में पढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह मेरे बेटे भी आर्मी में जाएंगे दोनों। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद सिपाही सुल्तान महमूद की आज 7वीं बरसी मनाई गई। वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले कौम का फख्र है। 24 न्यूज़ इन शहदा को सलाम पेश करता है। तौसा शरीफ से ताल्लुक रखने वाले शहीद हवलदार ज़याद खान की 10वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद की वालिदा का कहना है कि बेटे की शहादत पर फख्र है। हमारे नुमाइंदे अजमत बुज़दार उनकी बरसी के मौके पर उनके घर में ही मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद उन्हीं से जानेंगे। अजमत बताएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शहीद ज़ियाद के घर में मौजूद हूँ। वाना में 10 साल कबल तकरीबन 2010 में वो एक ब्लास्ट के नतीजे में उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया। उनकी वालदा, उनका एक बेटा है और इसके अलावा उनका एक भाई है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पाक फ़ौज के लिए इनकी दिल से दुआएँ निकलती हैं। इनके तमाम जितने बेटे हैं उन्होंने फ़ौज में भर्ती किए हुए हैं। शौकत इनका दूसरा बेटा है, वो भी FC पाक फ़ौज में है। इस वाले से उनसे जानते हैं क्या कहेंगे कि वो भी पाक फ़ौज के से वाबस्ता हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर मैं खुद फ़ौजी हूँ, मैं बलूचिस्तान में हूँ, तो हम ये कहते हैं कि हम सारा फ़ौज में आ जाएं। जो हमारे भाई हैं या छोटे भाई का बेटा है मेरा, ये है कि मैं उसको आर्मी में भर्ती करवाऊँ। जी, इनका जो छोटा बेटा है उनकी ख्वाहिश है उसे भी आर्मी में ले जाएं, क्योंकि इनके घर का एक एक फ़र्द आर्मी में मौजूद है और यहाँ पे हाज़िर सर्विस तमाम भाई फ़ौज में ये काम कर रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि ये वतन की चप्पे चप्पे की इसी तरह हिफाजत के लिए अपने बेटों को बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके सरजानी में छाले की बरामदगी के लिए छापा मारने वाले कस्टम्स एहलकारों का मुश्तिल अफराद से झगड़ा हो गया, जिस पर मुबैना तौर पर एहलकारों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, बिल्कुल कराची का इलाका है, सरजानी टाउन है, जहाँ पर सुबह के वक्त ये वाक़या हुआ था। कस्टम मुकाम थे जिन्होंने खुफिया मालूमात पर छापामार कार्रवाई की थी। स्मगलर के खिलाफ सालिया की मौजूदगी की इत्तला परी कार्रवाई की गई थी। शाम जब कस्टम मुकाम पहुंचे तो मुश्तिल जो वहाँ पे लोग थे उनसे झगड़ा हुआ कस्टम एहलकारों का, और कस्टम एहलकारों की मुबैना फायरिंग से एक राहगीर जो है वो जख्मी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कस्टम के 3 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। कस्टम की जो गाड़ी, कस्टम एहलकारों के ज़ेरे इस्तेमाल जो गाड़ी थी वो भी तहवील में ली गई है, और जिन अफराद से झगड़ा हुआ था उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जी दानियाल सैयद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुजरांवाला में यूनिफॉर्म में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले 2 डॉल्फिन एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद इकबाल, हमें अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये डॉल्फिन एहलकारों का वर्दी में होकर जो वीडियो वायरल होने का जो मामला है, उसके बाद 24 न्यूज ने जब ये खबर नशर की तो CPO गुजरांवाला की जनब से इसका बरवक्त एक्शन लिया गया और वीडियो वायरल होने के बाद जो 2 पुलिस एहलकार थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। जबकि CPO गुजरांवाला का कहना है कि इस तरह की महकमे की खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की किसी इजाजत नहीं दी। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत सिंध का सेहत की सहूलतों के हवाले से बड़ा इकदाम। अमराज कल्ब के लिए उमरकोट में NICVD का 17वां चेस्ट पेन यूनिट कायम कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह सूबाई वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे अमीन डिप्लाई। जी अमीन, बताएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का एक और बड़ा इक़्तिदाम। सेहत के हवाले से सिंध गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट हैं, लेकिन साथ साथ NICVD का जिक्र करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सिंध भर में 10 के करीब सेटेलाइट सेंटर खोलने के बाद आज उमरकोट में 17वां चेस्ट पेन यूनिट का भी इफ्तिताह किया जा रहा है। चूँकि उमरकोट का ताल्लुक पसमानदा इलाकों से है और पसमानदा इलाकों को सिंध गवर्नमेंट ने कभी भूला नहीं है, और पसमानदा इलाकों के लिए 17 चेस्ट पेन यूनिट का बाकायदगी से काम कर रहे हैं, और इस वक्त 4 लाख के करीब मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। आज इस 17वें सेंटर का बाकायदगी से इफ्तिताह करने के लिए सूबाई वजीर नवाबजादा तैमूर खान टालपुर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, वो बाकायदगी से इफ्तिताह करेंगे। इस सेंटर के हवाले से मुफ्त इलाज किया जाएगा, उनको मुफ्त तिबी इमदाद दी जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी हार्ट अटैक के बाद सीरियस पेशेंट होंगे उनके पूरी हार्ट की सर्जरी करने के लिए मोबाइल एम्बुलेंस भी मौजूद है, जो कि कराची और जो उनके सेटेलाइट सेंटर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन डिप्लाई, आपने अपडेट किया। अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और वाइस चांसलर ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो चेयर का इफ्तिताह कर दिया। सैयद कायम अली शाह ने कहा कि शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो चेयर का क़याम पीपल्स पार्टी की मेहनत का नतीजा है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तालीमी इदारे बनाए हैं, तो आपको बता रहे हैं अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और वाइस चांसलर ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो चेयर का इफ्तिताह कर दिया है। सैयद कायम अली शाह ने कहा है कि शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो चेयर का क़याम पीपल्स पार्टी की मेहनत का नतीजा है।
हैदराबाद में दूध की कीमत में फी लीटर अचानक 12 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद दूध 112 रुपए में फरोख्त होने लगा है। ज़िला इंतजामिया भी दूध की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली हमजा से। अली बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, हैदराबाद में दूध की फ़ी लीटर कीमत पर अचानक 12 रुपये इजाफा कर दिया गया है और दूध जो 100 रुपये लीटर मिल रहा था अब उसकी कीमत 112 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची है। जो डेयरी मालकान है उनका यह कहना है कि उन्हें इससे कबल जब दूध मिल रहा था तो तकरीबन 92 से 94 रुपये फ़ी लीटर बाड़े से मिल रहा था, तो वो 100 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त कर रहे थे, जबकि अब दूध की जो कीमत उन्हें बाड़ा से मिल रही है वो तकरीबन 106 रुपये फ़ी लीटर है। तो इसके बाद उन्होंने दूध की कीमतों में इजाफा किया है। ऐसे में ज़िला इंतजामिया के किरदार की बात की जाए तो ज़िला इंतजामिया का किरदार कहीं पर नज़र नहीं आया है। शहर भर की जो दूध की डेयरियाँ हैं वहाँ पर इजाफी कीमतों में दूध फ़रोख्त हो रहा है, जबकि ज़िला इंतजामिया इसकी कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। हैदराबाद के शहरियों का यही कहना है कि दूध की इजाफी कीमतों का नोटिस लिया जाए और एकदम जो 12 रुपये इजाफा किया गया है उसको फौरी तौर पर पुरानी कीमतों पर मुकर्रर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। उधर लाड़काना में 25 मार्च से बंद होने वाली 3 ट्रेनें ताहाल बहाल नहीं हो सकी। खुशहाल खान खटक, बोलान मेल और मोहनजोदड़ो ट्रेन लाड़काना के ट्रैक पर नहीं चल रही, जिसके बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बारे में नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगैरी। अब्दुल खालिक बताएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद जो रेलवे इंतजामिया की जानिब से ट्रेनों की आमद का सिलसिला जो बंद किया गया था, जिसके बाद जो है अभी तक यहाँ लाड़काना 7 वाया कराची रूट तक जो ट्रेनें हैं तकरीबन 3 ट्रेनें यहाँ पर इनकी गुजरगाह होती थी, लेकिन वो तीनों ट्रेनें बंद हैं। ट्रेनों का 25 मार्च से बंद किया गया था। अभी तक ये तीनों ट्रेनें बहाल नहीं हुई हैं, जबकि जो दूसरा ट्रैक है टंडो आदम से जो वहाँ पर ट्रेनों की जो आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है किसी किस्म का कोई भी जो है इंतज़ाम नहीं किया गया है ट्रेनों की बहाली के हवाले से। लाड़काना में मैंने जब रब्ता किया यहाँ के स्टेशन मास्टर से, जिनका कहना है कि रोज़ाना के बुनियाद पर यहाँ पर 1.25 लाख के करीब जो है आमदनी जो होती थी मुसाफिरों की टिकट की मद में, जिसकी जो माहाना आमदनी है वो तकरीबन 32 लाख से ऊपर है। लेकिन गुज़िश्ता 3 महीनों से लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो रेलवे ट्रेनें जो बंद की गई हैं, जिस वजह से जो मुसाफिर एक तरफ से परेशान है तो दूसरी जानिब जो है यहाँ पर रेलवे को काफ़ी खसारा है। यहाँ के इलाका मुकीम ने मुतालबा किया है कि रेलवे के वज़ीर से कि यहाँ से जो तीनों ट्रेनें जिनकी आमद थी वो ट्रेनों को जल्द बहाल किया जाए, ताकि जो यहाँ के मुसाफिर हैं वो सफरी सहूलत। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक मुगैरी, आपने अपडेट किया। कराची में बिजली की बंदिश से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। घरेलू खवातीन का कहना है कि हर 1 घंटे बाद 3 घंटे की लोड शेडिंग से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा मानिया शकील से, जो कि इस वक्त लियाकताबाद के मकामी घर में ही मौजूद है। बताएगा मानिया। जी बिल्कुल, शहर कायद में हर जगह ही लोड शेडिंग का मसला मौजूद है। ख़ास तौर से अगर घरों की बात की जाए तो ख़वातीन जो है ज़्यादा मसाइल में उलझती हुई नज़र आती हैं कि घरों के काम करना मुश्किल हो जाता है। मैं इस वक्त कराची के इलाके लियाकताबाद में मौजूद हूँ। यहाँ एक घर में भी यही सूरत हाल है कि लोड शेडिंग हुई हुई है, इससे परेशान नज़र आते हैं। कुछ ख़वातीन घर की मौजूद हैं जो खातून खाना भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी बताइएगा कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? सुबह से लाइट नहीं थी, अब आई 1 बजे, फिर 2:30 बजे तक, फिर चली गई। जब से लाइट ही नहीं है और लाइट होती ही नहीं है। अक्सर रात में 1 घंटे आती है, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे आती है, इसके अलावा आती है। रात पूरी रात हो जाती है, लाइट नहीं होती। क्या मसाइल पेश आते हैं, क्या काम आप लोग किस तरह से काम करते हैं? इस कदर गर्मी होती है, घर बंद हो गए, गलियां इतनी सी हैं, सांस नहीं लिया जाता। बीपी के हम मरीज हैं, बीपी हाई हमारा होता है, लेकिन उसके बावजूद इन कोठड़ियों में हम बंद पड़े रहते हैं। पूरी रात लाइट नहीं होती। अब किसी के पास वसाइल है, कोई यूपीएस लगवा सकता है, कोई नहीं लगवा सकता। जो गरीब आदमी है वो तो इसी तरह मर रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बुजुर्ग, मेरी वालदा बुजुर्ग, किसी से भी पूछ लो कि पलंग से उठ नहीं सकती। वो कैसी कंडीशन में पूरी रात तड़पती हैं, बैठी रहती हैं गर्मी के अंदर। जब लाइट ही नहीं होगी, 1 घंटा लाइट आती है, 3 घंटा लाइट जाती है। जी बिल्कुल, बदतरीन सूरत हाल नज़र आ रही है कि 1 घंटा लाइट आती है और 3-3 घंटों के लिए लाइट जारी होती है। पूरा दिन यही सूरत हाल रहती है। खातून खाना जो है वो यही बता रही है कि बुजुर्ग और बच्चों को खास तौर पे परेशानी का सामना है। जी मानिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फेस्को रीजन में आने वाले शदीद तूफान बादोबारा के नतीजे में फेस्को के 4 सर्कल्स फैसल आबाद 1, सरगोदा, मियावाली और झंग में बिजली की तमसीबात और तरसीली निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा है। मियावाली के इलाके ईसा खेल, मूसा खेल, चकड़ाला, मकड़वाल, तिब्बी खेल, पिपला, सरगोदा सर्कल के कोट मोमिन, भाबड़ा, खुशाब, नूरपुल थल और फैसलाबाद के चक झुमरा
बूटेवाला, भक्करवाला और घना में खंबे गिरने, तारे टूटने से सार्फिन को बिजली की रवानी मुतासर हुई है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर शफीकुल हसन की हदायत पर ऑपरेशन स्टाफ अलर्ट था, जिसने बारिश रुकते ही फौरन बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया। कोरोना वायरस सर्दी में तेजी से फैलता और गर्मी में इसके फैलाव में कमी आ जाती है। माहिरीन ने मौसम के कोरोना पर असरअंदाज होने की फिर तस्दीक की है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। माहिरीन के मुताबिक इन दिनों ऑस्ट्रेलवी शहर मेलबर्न में मौसम सर्द है और वहां कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है। इस तरह बरतानिया में फरवरी मार्च में मौसम सरमा में कोरोना तेजी से फैला, लेकिन अब जब मौसम गर्म है तो कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आई है। माहिरीन के मुताबिक मौसम गर्मा में सूरज की रोशनी में जिस्म से बाहर कोरोना की सलाहियत बुरी तरह मुतासर होती है। इस तरह मौसम गर्मा में कोरोना का फैलाव कम होता है। बॉलीवुड की बच्चन फैमिली कोरोना का शिकार हो गई। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या बच्चन कोरोना का शिकार हो गए। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का कोरोना टेस्ट गुज़श्ता रोज मुस्बत आया। ऐश्वर्या राय उनकी बेटी के कोरोना टेस्ट आज मुस्बत आ गए हैं। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।